पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। राधिका का यह भी सपना था कि वो मशहूर सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव की तरह इन्फ्लुएंसर बने, क्योंकि एल्विश यादव भी राधिका के ही वजीराबाद गांव का रहने वाला है। चोट के कारण टेनिस से दूर होने के बाद उसने अपने पिता से कहा था कि मेरे दिमाग में काफी कंटेंट है, मैंने काफी खेल लिया है, अब मैं पैसे कमाऊंगा। राधिका इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने टेनिस स्किल्स और फिटनेस की रील्स बनाकर पोस्ट भी करती थी, कहा जाता है। वो अपनी मां के साथ भी रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि राधिका का रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना ही उसके पिता दीपक को बहुत खटकता था। खबर तो यह भी है कि राधिका की एक इंस्टाग्राम रील को लेकर उसके पिता नाराज भी हुए थे और उस रील को डिलीट करने के लिए भी कहा था। लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि जिस पिता ने बेटी को टेनिस खिलाड़ी बनाया, टेनिस खेलने के लिए वो हर जगह जाती थी, मतलब पिता खुले सोच के रहे होंगे, वो अचानक इंस्टाग्राम और दूसरी जगह बेटी के पोस्ट देखकर क्यों नाराज होंगे। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि आरोपी पिता दीपक यादव ने बहुत गुस्से में राधिका का मर्डर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई। 3 गोलियां उसके पीठ पर लगी थी और एक उसके कंधे पर लगी थी। आप सोचिए, कोई पिता अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मार रहा है कि 4 गोली उसके शरीर में दाग दिया, और शुरुआती तौर पर खुद ही कह रहा है कि इस बात पर गोली मार दी कि समाज ताना मार रहा था। लेकिन यह बात किसी को भी हजम नहीं हो रही। यह भी एक वजह है कि राधिका यादव के केस में अभी और खुलासे होने की आशंका है। जिस दिन राधिका यादव की हत्या हुई उस दिन उसकी मां मंजू यादव का जन्मदिन था और राधिका किचन में अपनी मां का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी। यानी परिवार के लिए उस दिन जश्न का दिन था, खुशी का मौका था। इस खुशी के मौके पर ही एक पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया कि पूरा परिवार उजड़ गया। इस मर्डर केस में हैरानी की बात यह भी है कि राधिका की मां मंजू यादव ने पहले पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस को जो मौखिक बयान दिया उसमें कई हैरान कर देने वाले दावे किए। राधिका की मां मंजू यादव ने पुलिस को बताया कि वो कमरे में लेटी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे क्या हुआ। मंजू यादव ने कहा कि वो नहीं जानती कि उनके पति ने बेटी की हत्या क्यों कर दी। मंजू यादव ने कहा कि आरोपी दीपक को हमेशा से अपनी पत्नी और बेटी दोनों पर शक रहता था। एक बार तो दीपक ने अपनी पत्नी से सिर्फ इसलिए झगड़ा कर लिया था क्योंकि वो अपने ही देवर से बात कर रही थी। मंजू यादव ने बयान दिया कि राधिका का चरित्र अच्छा था और उसने कभी परिवार की बदनामी नहीं की। लेकिन यहां पुलिस को मंजू यादव की भूमिका पर भी शक है, क्योंकि गोली चलने की आवाज सुनकर राधिका के चाचा भागे भागे आ गए, लेकिन राधिका की मां मंजू यादव कह रही कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, यह कैसे संभव है। उधर राधिका के पिता दीपक यादव ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें उसने यही कहा कि वो समाज के तानों से परेशान हो गए। घटना वाले दिन यानी गुरुवार को क्या हुआ था इसके बारे में डिटेल में राधिका के पिता दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि जब वो दूध लेने अपने गांव जाते थे तो लोग ताना मारते थे, कहते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है। लोगों के ताने सुन सुनकर वो परेशान हो गए थे और उसने अपनी बेटी राधिका से कहा था कि ये एकेडमी बंद कर दो। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है। आरोपी पिता दीपक ने कहा कि उसने परिवार को भी राधिका से एकेडमी न जाने के लिए कहा था, मगर राधिका नहीं मानी। फिर दीपक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और किचन में खाना बना रही अपनी बेटी राधिका को 4 गोलियां पीछे से मार दी। दीपक यादव का कहना था कि वो समाज से मिले तानों से परेशान रहते थे, इन तानों से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी, इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठा लिया। पुलिस भी राधिका मर्डर केस की जांच अभी फिलहाल इसी एंगल से कर रही है और अभी तक इसी थ्योरी को मानकर चल रही है। आप गुरुग्राम पुलिस का बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस थ्योरी पर आरोपी दीपक के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस 49 साल के पिता पर अपनी 25 साल की बेटी को 4 गोलियां मारने का आरोप है, अब उस पिता का सबसे लेटेस्ट वीडियो भी देख लीजिए। एक वीडियो है जिसमें दीपक पुलिस की हिरासत में दिख रहे हैं। दीपक के हाव भाव को देखकर यह कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है और उसका कोई पछतावा है उनको। दीपक के इस हाव भाव से यह शक और गहराता जा रहा है कि जरूर कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से दीपक ने अपनी बेटी की जान ले ली और उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं। आप चेहरा देखिए,
इस आदमी ने अपनी बेटी को 4 गोली मारी है और उस बेटी को मारी है जिसको बहुत प्यार करते थे और वो मर गई है। ये चेहरा देख के लग रहा है। यह वजह सिर्फ समाज के ताने या बेटी की कमाई तक सीमित नहीं हो सकती, लोग कह रहे हैं इस चेहरे को देखकर। हैरानी की बात यह भी कि राधिका की जिस टेनिस एकेडमी को पिता और बेटी के बीच झगड़े की वजह बताया जा रहा है, राधिका वहां पिछले 25 दिनों से जा ही नहीं रही थी और राधिका ने वहां 1 महीने ही काम किया था। वहां बहुत कम बच्चे टेनिस सीखने आते थे, यानी एकेडमी बहुत ज्यादा चलती भी नहीं थी। तो सवाल उठ रहा है कि जब राधिका वहां ज्यादा जा ही नहीं रही थी और अभी तो कई दिन से जा ही नहीं रही थी, ज्यादा बच्चे आ नहीं रहे थे, तो फिर राधिका के पिता आरोपी दीपक टेनिस एकेडमी को लेकर बेटी से इतना नाराज क्यों होंगे कि गोली मार देंगे? और जब ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे थे तो इतनी कमाई भी नहीं हो रही होगी कि लोग ताना मारे कि तू तो बेटी के पैसे पे पल रहा है। जब टेनिस एकेडमी बहुत ज्यादा चल ही नहीं रही तो राधिका की कमाई खाने जैसे तानों की बात कहां से आई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। गुरुग्राम में जहां राधिका 35,000 रुपए किराए पर टेनिस एकेडमी चला रही थी, वहां से हमारी एक रिपोर्ट देखिए। यही टेनिस यहाँ पर ही बच्चों को वो टेनिस सिखाती थी। सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर वो आती थी और करीब 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर बच्चों को टेनिस सिखाने के बाद वो चली जाती थी। उसके बाद शाम को एक बार फिर राधिका जो है वो आती थी और यहाँ पर बच्चों को टेनिस सिखाती थी। राधिका के साथ एक और कोच की बात जो है वो ग्राउंड स्टाफ कह रहे हैं, जिनका नाम सावंत है। एकेडमी तो बहुत दिन से थी, लेकिन राधिका मैम ने लगभग 1 महीने काम किया यहाँ पे। 1-2 बच्चे आते थे, फिर वो छोड़ के चले गए थे एकेडमी। अच्छा, तो कब से राधिका जी यहाँ पे नहीं आ रही थी? लगभग 20-25 दिन तो हो ही गए थे उनको नहीं आ रही थी, छोड़ के ही चली गई थी। सैलरी भी नहीं दिया था। उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बाहर जा रहे। सावंत सर से बात हुआ तो बोले बाहर जा रहे हैं हम कहीं। राधिका के टेनिस एकेडमी में बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देने का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में राधिका छोटी बच्ची को टेनिस की ट्रेनिंग दे रही है। ये जो आपको बॉल फेंकती हुई लड़की दिख रही है, यही राधिका है। राधिका ने एक मैच के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद कुछ महीने पहले ही ये टेनिस एकेडमी खोली थी। 25 साल की राधिका यादव भारतीय टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी थी। राधिका ने इंडियन टेनिस फेडरेशन यानी ITF महिला डबल्स में अपने करियर की सबसे अच्छी रैंकिंग 113 रैंक हासिल की। हरियाणा की महिला डबल्स रैंकिंग में वो 5वें स्थान पर थी। राधिका ने स्टेट लेवल पर कई मेडल जीतकर अपने पिता और परिवार का नाम भी रोशन किया था। पुलिस कह रही है कि राधिका की हत्या उसके पिता ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। लेकिन यह दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि इस थ्योरी में कई झोल है। सवाल यह है कि जिस पिता ने खुद टेनिस एकेडमी में अपनी बेटी का एडमिशन करवाया, अपनी बेटी की टेनिस ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए और खुद अपनी बेटी राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए रुपए दिए, वो भला टेनिस एकेडमी की वजह से अपनी बेटी की हत्या क्यों करेगा भाई? वो भी वो टेनिस एकेडमी जो ज्यादा चल भी नहीं रही थी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आरोपी दीपक अपनी बेटी के मर्डर में पुलिस से कुछ छिपा रहे हैं या फिर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। आरोपी दीपक के रिश्तेदारों को भी यही बात हजम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि लोगों के ताने की फिक्र होती तो दीपक कभी अपनी बेटी को टेनिस ही नहीं खेलने भेजता। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ये कहने की बात ये नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई पिता नहीं चाहता मेरी बेटी क्यों कमा रही है। सबर बच्चों को कामयाब करते हैं और दीपक ने ज्यादा मेहनत की अपने बेटे के पीछे, पूरा पैसा लगाया, पूरा टाइम दिया। बाहर तो उसके साथ जाते थे, 15-15, 20-20 दिन बाहर रहते थे उसके साथ। अच्छा, मधुर, बढ़िया, अच्छा रिश्ता था। बाप बेटी का जो एक अच्छा रिश्ता होता वो था जी। वो टेनिस की इतनी बड़ी खिलाड़ी थी, क्या सपोर्ट रहा था दीपक जी की तरफ से इनके करियर के लिए? दीपक ने तो बचपन से उनको, जब उनको पता चला बिटिया का ये शौक है तो उस शौक को हुनर में बदला। वो साथ जाता था, उसकी ट्रेनिंग कराई, कोचिंग कराई। नहीं, गुस्से वाले भी नहीं थे, खुश दिल था। तो आपने कैसे रिएक्ट किया जब आपको ये बात बताई गई? गलत तो लगा, बहुत बुरा लगा और गलत लगा। बाप बेटी का अच्छा व्यवहार था, आपस में रिलेशन अच्छा था, तो उसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं। जहां तक बेटी की कमाई खाने के तानों की बात है, तो दीपक को लेकर यह दावा है कि दीपक यादव के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में रहता था। दावा है कि दीपक यादव को हर महीने लाखों रुपए की कमाई किराए से हो जाती थी। उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी था। दावा तो यह भी है कि दीपक ने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए का टेनिस रैकेट भी लेकर दिया था। यानी बेटी की कमाई का इस्तेमाल करने वाली थ्योरी में कहीं से कोई दम नहीं दिख रहा। भाई, जो खुद पैसा कमा रहा है वो बेटी की कमाई पे पल रहा है, ये कैसे बात होगी? क्या इस मामले में सच कुछ और है जो बताया नहीं गया अभी तक? आरोपी दीपक के करीबी भी कह रहे हैं
कि दीपक तो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। परसों मैं दीपक से मिलके गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब सामान्य था बिल्कुल। परसों मैं मिलके गया, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, उसने बिल्डर मेरे साथ था, ऐसा कोई बात नहीं थी। दीपक खुद क्या करते थे? दीपक कंस्ट्रक्शन का ही काम करते थे। अच्छा। इंटीरियर डिजाइनर का काम करते थे। और सबसे ज्यादा परेशानी होती है आदमी का पैसों की, इस चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास, सबसे बड़ी बात यह है। तो लोग, जैसे कि उन्होंने एफआईआर में भी है कि लोग उनको ये ताने मारते थे कि अपनी बेटी का कमाई खाते हो। ये सब बकवास है। यही समझ में आ रहा है कि बेटी के खेलने से नाराज थे, दो आस पड़ोस के तानों से नाराज होकर बेटी को गोली मार दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं, बात कुछ और, उसका हमें भी नहीं पता अभी। वो दीपक जाने, बेटी जाने। पूरा जरूरत से ज्यादा प्यार करते थे, समझ गए। वो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज थी उसकी वो थी। यानी पैसे की कोई कमी नहीं थी और दीपक जो है वो अपने बेटी राधिका को बहुत प्यार करते थे। इसका मतलब अगर पैसा वजह नहीं है, ताने वजह नहीं है, वो तो खैर पुलिस बताएगी जांच के बाद, लेकिन जो अभी शुरुआती तौर पर लोग कह रहे हैं, तो फिर कुछ तो ऐसी बड़ी वजह है कि कोई पिता अपनी बेटी को जिसको बहुत प्यार करता है उसको 4-4 गोली मार के मार दे रहा है। राधिका यादव की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस को आरोपी दीपक की 1 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल पिस्टल के कारतूस बरामद करने हैं ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि आरोपी ने कितने कारतूस खरीदे थे। कारतूस बरामद करने के लिए आरोपी दीपक को रेवाड़ी ले जाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दीपक पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। पुलिस ने कहा है कि वो राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी रिकवर करेगी। पुलिस के मुताबिक वो इस हत्याकांड की हर पहलू से जांच करेगी और आरोपी दीपक के बयान को वेरीफाई भी करेगी। हत्या के पीछे की असली वजह तक पहुंचने का प्रयास करेगी। लेकिन इस घटना ने देश में हर किसी को हिलाकर रख दिया। इससे पहले जिस तरीके से घटना आई थी, राज कुशवाहा और वो पूरा मामला कि एक पत्नी जो है वो पति को मार दे रही है और यहां एक पिता जो है वो बेटी को गोली मार दे रहा है। रिश्तों में जो ये तनाव है, ये दरार है, इसको लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही। पाठशाला में फिलहाल अब अगली क्लास का वक्त हो गया है। कल पाकिस्तान में अजीत डोभाल का नाम गूंजा, आज एनएसए डोभाल ने मुनीर शहबाज सबको धो डाला। कश्मीर में पीएम मोदी ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं कि भर भर आंसू रोएगा पाकिस्तान। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। अब तक पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी निपटा रहे थे, अब मोर्चा संभाल लिया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, नरेंद्र मोदी के सबसे खास लोगों में से एक ने। मोदी और डोभाल की जोड़ी ऐसी है जिससे पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी कांपता है। अजीत डोभाल ने आज ऐसा पाकिस्तान को ललकारा है कि मुनीर के साथ हाफिज सईद, मसूद अजहर के भी होश उड़ गए होंगे। अजीत डोभाल ने ऐसा खुलासा कर दिया, जो असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बनकर अय्याशी कर रहा है, उस असीम मुनीर को खुद पाकिस्तान ही निपटा देगा। इसी बीच पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर भी आ गई। असीम मुनीर तो खुद अय्याशी कर रहा है, लेकिन मुनीर की यह अय्याशी भिखमंगे पाकिस्तान को पूरी तरह से डुबोकर ही मानेगी। पाकिस्तान का क्या होने वाला है ये तो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान ने कल ही अजीत डोभाल का नाम लिया और आज सबके सामने आकर अजीत डोभाल ने असीम मुनीर और आतंकी पाकिस्तान की कैसे जबरदस्त धुलाई की। अजीत डोभाल वो हैं जिनके नाम से पाकिस्तान कांपता है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की जोड़ी ने पिछले 11 साल में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा कर रख दिए। पाकिस्तान तो आए दिन डोभाल का नाम लेता रहता है कि डोभाल ने पाकिस्तान की दुर्दशा करके रख दी। पाकिस्तान में चींटी भी मरती है तो पाकिस्तान डोभाल डोभाल चिल्लाने लगता है। डोभाल का खौफ पाकिस्तान में आज से नहीं, डोभाल वो हैं जो पाकिस्तान में 7 साल तक जासूस बनकर रहे और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। अब तो अजीत डोभाल पाकिस्तान को खुला ठोक रहे हैं, तो पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कब फिर कहां से मार पड़ जाए। इसलिए बात बात में पाकिस्तान अजीत डोभाल का नाम ले आता है। कल भी पाकिस्तान में अजीत डोभाल का नाम गूंजा था। आप सोचिए अजीत डोभाल के नाम भर से पाकिस्तान की कैसे हालत खराब होती है कि वहां बैठ के इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अजीत डोभाल की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है, वहां आतंकी हमले हो रहे हैं। कौन विश्वास करेगा? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकार और मुनीर सेना की नाक में दम कर रखा है। बीएलए लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रही है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान में सेना के लिए काल बन चुके हैं। पाकिस्तानी सेना बीएलए से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। अब पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि मंगलवार से बीएलए ने बड़े हमले शुरू कर दिए।
बीएलए ने पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बाम नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक बलूचिस्तान में 17 सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन बाम में अभी तक पाकिस्तान की सेना और फ्रंटियर कोर को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सेना बीएलए से हर मोर्चे में फेल साबित हो रही है। ऐसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान बीएलए के हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है और अजीत डोभाल का नाम ले रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन पाल रहा है। मुनीर की आर्मी खुलेआम आतंकियों के जनाजे में दिखाई दी थी। मसूद अजहर और हाफिज सईद को पाकिस्तान पालता, ये सब जानते हैं। वहां आतंकी खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ हो जाए तो भारत पर आरोप लगाओ। लेकिन इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने अजीत डोभाल का नाम लेकर गलती कर दी। कल पाकिस्तान ने अजीत डोभाल का नाम लिया और आज अजीत डोभाल ने मुनीर, हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना सबको धो डाला। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. यानी अजीत डोभाल खुलकर बता रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान को नानी याद आ गई। लेकिन भारत को कहां ठोका, इसका कोई सबूत तो दिखाओ, एक फोटो तो दिखाओ कि भारत का एयरबेस फोड़ दिया, ब्रह्मोस गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबूत तो दिखाओ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खूब झूठ फैलाया था। विदेशी मीडिया ने भी भारत के खिलाफ माहौल बनाया था और इसी के सहारे असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन अजीत डोभाल ने आज सबको एक्सपोज कर दिया कि एक शीशा भी भारत का नहीं टूटा। उल्टे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा धोया कि कोई भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बहुत अंदर तक जाकर भारत पाकिस्तान को मारकर आया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार अजीत डोभाल खुद कुछ बोल रहे थे लोगों के सामने। सुनिए उन्होंने क्या बताया जो बहुत लोगों के एजेंडे को ध्वस्त कर देगा। We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, we decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. अजीत डोभाल जो इस पूरी प्लानिंग के पीछे थे ऑपरेशन सिंदूर की, वो खुद खड़े होकर बता रहे हैं कि जो भारत ने चाहा, जैसे भारत ने चाहा वैसे पाकिस्तान के साथ ठोका उसको और किया। अजीत डोभाल ने जो जो बातें बताई, अगर उसकी सच्चाई पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंच जाए तो फिर वो फर्जी फील्ड मार्शल बने घूम रहे असीम मुनीर को दौड़ा देगी। क्योंकि असीम मुनीर इसी झूठ के सहारे जिंदा है। पाकिस्तान में चौड़ा घूम रहा है कि भाई हमने तो भारत में ये कर दिया, वो कर दिया। इसी झूठ के सहारे असीम मुनीर पाकिस्तान में ताकतवर हो गया। ताकतवर बनकर असीम मुनीर जमकर अय्याशी कर रहा है। हमने आपको बताया ही था कि असीम मुनीर आजकल ऐसे तेवर में है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति उसके सामने फेल है। लेकिन आप ये देखिए कि इधर मुनीर की अय्याशी चल रही है, उधर पाकिस्तान की जनता कंगाली से जूझ रही है, कंगाल से और कंगाल होती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, अब भूखों मरने की नौबत आ गई। वर्ल्ड बैंक ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लोग और ज्यादा गरीब हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 44.7% लोग अब भी गरीब हैं। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। हर दिन 250 रुपए से कम की आय वाले लोगों की संख्या 4.9 से बढ़कर 16.5% हो गई। यानी पाकिस्तान में आप सोचिए भिखारियों की संख्या क्या है भाई, 16.5% लोग वहां ऐसे हैं जो दिन का 250 रुपया नहीं कमा पाते। पाकिस्तान में गरीब लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताती है कि पाकिस्तान में 30% से ज्यादा लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस दिशा में पाकिस्तान से अच्छे तो पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल के आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर बड़े सुधार नहीं हुए तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में गरीबी का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। तो ये तो हाल है बॉस कि खाने को दाने नहीं, और ये पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकाने निकलता है, ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ यार, कायदे से उनको जिंदगी तो दो। देखिए कैसे भिखारियों जैसे रहते हैं ये लोग, और देख के दुख होता है कि इतना लड़ भिड़ के अलग देश बनाए, मार काट मचाए, और उसके बाद ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और ये मुनीर, ये बड़े बंगले में रहता है भाई, बड़े बंगले में रहता है, घूमता है, मजे करता है, वहां की फौज के लोग मजे करते हैं। मुनीर के अय्याशी और पाकिस्तान की भूखमरी कंगाली के बीच एक और ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान को और झटका लगेगा। जिस वर्ल्ड बैंक के सामने जाकर पाकिस्तान पानी के लिए रो रहा था कि सिंधु जल समझौता भाई भारत ने स्थगित कर दिया, इसको कुछ करवाओ यार, पानी वानी दिलवाओ, उस वर्ल्ड बैंक से नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए ऐसा काम करवाने वाले हैं जिसे देखकर पाकिस्तान भर भर आंसू रोएगा। भाई सिंधु जल समझौता तो बहाल नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से 3,119 करोड़ का फंड ले रही है। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि यह रकम जम्मू कश्मीर में क्वार बांध प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। चिनाब नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन 2027 है, जिसके बाद घाटी में बिजली उपलब्धता और बढ़ेगी, औद्योगिक विकास हो पाएगा। कश्मीर में पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को समझ में आता है भाई कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां रह गया। एक तरफ पाकिस्तान की जनता गरीबी और गुर्बत में से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के चीफ असीम मुनीर की अय्याशी खत्म नहीं हो रही। हमने आपको बताया था कि मुनीर 20 से 23 जुलाई तक श्रीलंका की राजनयिक यात्रा करने वाला है, और वो राजसी ठाटबाट से श्रीलंका जा रहा है, और वहां ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। सोचिए, उस देश का आर्मी चीफ ये कर रहा है, करना तो राष्ट्रपति को चाहिए, लेकिन वो खुद इनडायरेक्टली राष्ट्रपति बन ही गया, तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है कि अगर वो ना करे तो वहां गरीबों का भला हो जाए। मुनीर के कारनामों से पाकिस्तान की जनता भी वाकिफ है। पब्लिक को सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुनीर समझने को तैयार नहीं, और समझे भी तो कैसे, क्योंकि उसको पता है अगर समझेगा तो पब्लिक हटा देगी, और ये नाटक करता रहेगा तो कुछ दिन बचा रहेगा।